आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कलाम एकेडमी सीकर की ओर से 7 फरवरी 2023 को ये फाइनल टेस्ट 03 का जो आयोजन करवाया गया था। ये लेवल 1 का पेपर है तथा ये लेवल 2 के लिए भी जो जीके का पार्ट है उसके लिए भी एक कॉमन पार्ट हम इसमें सोल्व करेंगे। फिर हम लेवल 1 के जो बाकी के सब्जेक्ट के क्वेश्चन है वो देखेंगे। तो जो दोनों की कॉमन पेपर है उसको हम पहले सोल्व करेंगे, फिर बाद में सब्जेक्ट का ग्रुप पेपर भी इसमें देख लेंगे। और सभी पेपर्स को हम यहाँ पर सोल्यूशन के रूप में आपको उपलब्ध करवा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ये हम आंसर की देखेंगे। 7 फरवरी 2023 का ये पेपर है। कलाम एकेडमी सीकर की ओर से इस पेपर का आयोजन करवाया गया है। 7 फरवरी 2023 को ये समय है, इसमें आप देख सकते हैं 2.5 घंटे का समय था और अधिकतम टाइम ये अंक है आपके 300 नंबर है। लेवल 1 का ये पेपर है। इसके बाद में हम लेवल 2 को भी सोल्व करेंगे। सारे पेपर आपको यहाँ मिल जाएंगे। आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के बारे में असत्य है। पहला है कि राज्य का शहरी लिंगानुपात 914 है, सही बात है। तो दूसरा है कि राज्य की ग्रामीण साक्षरता 61.44% है, ये भी सत्य है। तीसरा है कि राज्य में 0 से 6 आयु का जो लिंगानुपात है वो 933 है। और चौथा है कि सर्वाधिक वृद्धि 10 की वृद्धि दर आपके बाड़मेर की है। तो ये इसमें से कौन सा गलत है वो आपको बताना है। शहरी लिंगानुपात 914 है, सही बात है। ग्रामीण साक्षरता 61.44 सही है और सर्वाधिक वृद्धि दर बाड़मेर जिले की रही थी, ये भी सही है। जो गलत है इसमें आपके ये 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात हो जाएगा। ये 933 शहरी लिंगानुपात है, ग्रामीण लिंगानुपात है, जबकि ये जो इनका लिंगानुपात है वो 888 है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन। ठीक है, सही आंसर आपका ये तीसरा है कि ये वाला असत्य है। इसमें 933 नहीं, कितना ये 888 है, जबकि ये जो 933 है वो ग्रामीण लिंगानुपात है। अगला प्रश्न है आपके दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा युग्म असम्मिलित है। कौन सा युग्म असम्मिलित है वो आपको, तो आइए देख लेते हैं असम्मिलित युग्म कौन सा है। एक तरफ आपको स्थान दे रखा है, एक तरफ आपको ऊर्जा उत्पादन दे रखी है। बड़ा भाग जो स्थान है वो आपके जैसलमेर में है और पवन ऊर्जा से संबंधित है। दूसरा श्री पदमपुर श्री गंगानगर जल विद्युत है और तीसरा है रामगढ़ जैसलमेर में गैस आधारित है और चौथा है आपका नोख जैसलमेर में सौर ऊर्जा वाला। तो आप सभी को पता है कि ये जो पदमपुर वाला है वो जल विद्युत ऊर्जा वाला नहीं है। अपना आंसर हो जाएगा इसमें दूसरा ऑप्शन पदमपुर श्री गंगानगर, ये जल विद्युत ऊर्जा से संबंधित नहीं है। यहाँ पे जल विद्युत का उत्पादन नहीं होता है। बाकी नोख जैसलमेर नवीनतम है, ये याद कर लेना, इसको इंपॉर्टेंट है। ये एक नोखा जो कि बीकानेर में आता है, ये नोख जैसलमेर में है। फिर आपका अगला प्रश्न है, ये तीसरा है, राजस्थान में आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राज्य में राजमार्गों की टोटल लंबाई कितनी है। ठीक है, इसमें आपको स्टेट हाईवे की लंबाई बतानी है। तो स्टेट हाईवे की लंबाई जो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका सेकंड वाला ऑप्शन है। इसमें 15,544 किलोमीटर। कितना आंसर इसमें 15,544 किलोमीटर। 15544 इसका आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें निम्नलिखित में से कौन से जिलों में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन पाए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो इस प्रकार रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन इसमें कि उदयपुर, बांसवाड़ा और कोटा। तो यही अपना आंसर हो जाएगा, उदयपुर, बांसवाड़ा और कोटा वाला। यहाँ पर है जो शुष्क पतझड़ी वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका पांचवा क्वेश्चन। इनमें भी आपको असम्मिलित ही बताना है। पांचवें क्वेश्चन में भी एक तरफ खनिज दे रखा है, एक तरफ उसका खनन क्षेत्र दे रखा है। बेरिलियम गुजरवाड़ा, ये सही है, बेरिलियम का गुजरवाड़ा। और टंगस्टन का आबू रेवदर की पहाड़ी, ये भी सही है। और वोलेस्टोनाइट केसरपुर और मानपुरा, ये गलत है। इसमें आप सभी को पता होगा केसरपुरा और मानपुरा ये हीरे की खान के लिए जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ जिले में पहले आता था, अब ये प्रतापगढ़ जिले में आता है। तो ये वोलेस्टोनाइट की तो आप सभी को पता है ये सिरोही जिले में निकलता है, ये यहाँ गलत हो जाएगा इसमें तीसरा ऑप्शन। बाकी फ्लोराइट, मांडो की पाल, ये डूंगरपुर में आता है। मांडो की पाल ये डूंगरपुर में आता है, ये सही है। अगला प्रश्न आपका छठा है कि इसमें भी आपको असम्मिलित बताना है कि कौन सा इसमें से असम्मिलित है। राजस्थान का मानचेस्टर ये भीलवाड़ा को कहते हैं, सही बात है, जबकि नवीन मैनचेस्टर भिवाड़ी को कहा जाता है। राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क जोधपुर में है, जबकि दूसरा स्पाइस पार्क कोटा में, ये सही है। राजस्थान का प्रथम एग्रो फूड पार्क ये रानपुर कोटा में, सही है। तो और राजस्थान की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री ये गोटन नागौर में नहीं है। इसका आंसर ये आंसर हो जाएगा
ये गोटन नागौर में तो आपके जेके की वाइट सीमेंट की फैक्ट्री है। यहाँ पर तो प्रथम सीमेंट आपके लाखेरी बूंदी में है। ठीक है, इसका आंसर ये चौथा हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सातवां, सिंचित उत्तरी क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी मैदानी जलवायु प्रदेश में कौन से जिले शामिल हैं? तो ये सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदान में जो जिले आते हैं वो एक तो गंगानगर आता है, एक हनुमानगढ़ जिला है। ये दोनों इसका आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। आठवां प्रश्न है कि इसमें से कौन सा असुमेलित है? फिर फसलें और उसका उत्पादन क्षेत्र है। अलसी, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सोयाबीन, झालावाड़ और बारा, अरंडी, सवाई माधोपुर, करौली, जीरा, जोधपुर और बाड़मेर। इनमें से कौन सा असुमेलित है? तो इसमें ये अरंडी वाला गलत हो जाएगा, सवाई माधोपुर और करौली ये गलत है, बाकी तीनों इसमें सही है। अगला प्रश्न आपके ये सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ दे रखा है पर्यटन स्थल, दूसरी तरफ दे रखा है आपको पर्यटन सर्किट। चूलिया जलप्रपात ये कहाँ पे आता है? तो चूलिया जलप्रपात ये आता है आपके मेवाड़ में, तो इसको मिलान कर लेते हैं। चूलिया जलप्रपात ये आ जाएगा मेवाड़ में। और ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो आपके मेरवाड़ा में आती है। सरिस्का ये मेवात में आएगा, जबकि गणेश्वर उत्खनन स्थल शेखावटी सर्किट में आएगा। तो 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है वो इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके असुमेलित युग्म का चयन करना है। बांध और जिला दे रखा है। ओरई बांध चित्तौड़गढ़ में है, पांसरा बांध करौली में है और ये सांकड़ा बांध ये है अलवर में। सांकड़ा बांध अलवर में सही है, तो इसका जो चौथा ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। सूरजकोट, सरजू या सूरजकोट ये झालावाड़ में नहीं है, बाकी तीनों ऊपर सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न, इसमें से कौन सी आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है? इनमें से कौन सी आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है? नहीं बताना। इसमें साबी है, लीक, काकनी और मित्री। ये मित्री के दो या मिठड़ी के दो एक ही बात है, वो एक ही नदी है, मित्री या मिठड़ी। तो साबी, काकनी और मिठड़ी तो है, ये लीक नदी नहीं होगी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन लीक। अगला प्रश्न है इसमें असुमेलित युग्म का चयन करना है। भौतिक प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्रफल में उनका प्रतिशत। मध्यवर्ती अरावली में 9% है, जबकि पूर्वी मैदान में 25% है। यही गलत हो जाएगा, ये 25% नहीं है यहाँ पे। दक्षिणी पूर्वी पठारी 6.89%, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल 61.11%। तो इसमें से आपका जो अरावली वाला है वो तो सही है। ये मध्यवर्ती जो मध्य पूर्वी जो मैदान है, पूर्वी वाला मैदान, ये इसमें गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं हम इसमें 13वां। इसमें भी आपको असुमेलित युग्म का चयन करना है। देखो मैं आपको यहाँ पे आपके सभी सब्जेक्ट के जो आंसर की अपलोड कर दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। तो 13वां प्रश्न देखते हैं इसमें। 13वां प्रश्न है कि असुमेलित युग्म कौन सा है? तो विंध्यन कगार सवाई माधोपुर धौलपुर में स्थित है। छप्पन का मैदान ये बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में आता है। गोड़वाड़ बेसिन पाली और जालोर जिले में स्थित है। बोराट का पठार जो दे रखा वो गलत है। चित्तौड़ से भीलवाड़ा के बीच में ये बोराट का पठार नहीं है। बोराट का जो पठार है वो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में आता है। उदयपुर और राजसमंद जिले के बीच में आता है। तो इसका आंसर अपना ये हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। बोराट का पठार चित्तौड़ से भीलवाड़ा वाला गलत है। चित्तौड़ से भीलवाड़ा का जो पठार है उसको ऊपर माल के पठार के नाम से जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ की जो भैंसोड़गढ़ तहसील है और बिजोलिया का जो ये भीलवाड़ा का जो बिजोलिया तक का जो क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको ऊपर माल के पठार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ऊपर माल वाला स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालोर, सीकर, नागौर और झुंझुनू इन जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ये कोपेन के अनुसार बताने इसमें। तो इसमें आपके BSHW वाली जलवायु पाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा BSHW, इसका फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? BSHW वाली जलवायु पाई जाती है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना के तहत 1 लाख परिवारों को अकृषि कार्यों के लिए कुल कितनी राशि के वितरण का प्रावधान रखा गया है? तो इसका जो सही आंसर इसमें 2000 करोड़ रुपए हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन इसमें 2000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है आपका ये 16 नंबर है कि 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी का जो सम्मेलन है वो राजस्थान के किस स्थान पे हुआ था? तो ये हुआ था आपके जयपुर में। इसका आंसर हो जाएगा जयपुर में। नेक्स्ट है राजस्थान हस्तशिल्प नीति, ये 2022 में आई थी 17 सितंबर 2022 को। और प्रत्येक वर्ष किस महीने को हस्तशिल्प सप्ताह में आयोजन का प्रस्ताव रखा गया है? तो ये आपके दिसंबर महीने में हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन
किया जाएगा। आपको इसमें सितंबर महीना नहीं करना है, ये दिसंबर महीना करना है। नेक्स्ट है राजस्थान पुलिस के अधिकारी, ये ओम प्रकाश मिठारवाल हैं और इनको हाल ही में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बताना है कि इनका संबंध कौन से खेल से। ये डीवाईएसपी है अर्जुन, ये ओम प्रकाश मिठारवाल, और ये इनका जो संबंध है वो निशानेबाजी से है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका निशानेबाजी। अच्छा, ओम प्रकाश मिठारवाल के साथ में राजस्थान की एक और महिला खिलाड़ी को इसमें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया था। तो ये आप कमेंट करके बताना कि इनके साथ में कौन से वो खिलाड़ी हैं जिनको अर्जुन पुरस्कार से दिया जाएगा। तो ये भी आप कमेंट करके बताना। इसी के साथ, इन्हीं के साथ में एक और खिलाड़ी है जिनको देने की घोषणा की है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि श्री मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया। तो श्री मानगढ़ धाम जो दिसंबर 2022 में दिया गया था वो ताराचंद मीणा को दिया गया। इसका आंसर हो जाएगा ताराचंद मीणा। नेक्स्ट है युद्धाभ्यास ऑस्ट्रो हिंद 2022, ये 2022 का आयोजन कहाँ पे करवाया गया था। तो ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में इसका आयोजन करवाया गया था। सेकंड वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। अगला प्रश्न आपका इसमें 21 नंबर है कि बालाथल सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। तो बालाथल सभ्यता ये बेड़स नदी के किनारे उदयपुर का एक तहसील है वल्लभनगर तहसील, उसमें ये फली फूली है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेड़स नदी के किनारे बालाथल उदयपुर। बैराट सभ्यता स्थल से कौन संबंधित नहीं है, इनमें कौन शामिल नहीं है। तो विजय की पहाड़ी है, भीम डूंगरी है, महादेव डूंगरी है, लेकिन ये रोजा बाकर नहीं है। ये रोजा बाकर आपके जालौर जिले में आते हैं। अगला प्रश्न है कि मेवाड़ का उद्धारक किसको कहा जाता है। तो राणा हमीर को, इस ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। सही आंसर इसमें राणा हमीर या फिर बामाशाह को भी मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। अगला प्रश्न है राजस्थान का पहला साका किस वर्ष में हुआ था। तो राजस्थान का पहला साका ये 1301 में हुआ था रणथंभौर में, रंगदेवी और पदमला इनके देवलदे के नेतृत्व में, और वहाँ पे जल जौहर भी वहीं पे हुआ था ये रणथंभौर में 1301 में। हमीरदेव चौहान इस समय जो शासक थे, और अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे आक्रमण किया था। मध्यकाल में राजपूताने के ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय करने वाली संस्था को क्या कहते थे। तो उसको कहा जाता था पंचकुल। ठीक है, 5 पंच जो होते थे वो कहते थे वो सही होता था, तो उसको पंचकुल पद्धति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके 26 नंबर है दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूसिलिसिस किसने कहा था। दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूसिलिसिस किसने कहा था। तो दुर्गादास राठौड़ को जो राठौड़ों का यूसिलिसिस कहा है वो कहा था आपके कर्नल जेम्स टोड ने। सही आंसर हो जाएगा इसमें कर्नल जेम्स टोड। नेक्स्ट है कोटा में 1857 की क्रांति की शुरुआत किस दिन हुई थी। तो ये कोटा में हुआ था 15 अक्टूबर 1857 को। जय दयाल और मेहराब खां यहाँ के नेतृत्व करता थे। सही आंसर हो जाएगा कोटा 15 अक्टूबर 1857 को। नेक्स्ट है मीणा विद्रोह को दमन करने हेतु 1855 ईस्वी में सैनिक छावनी की स्थापना कहाँ पे की गई थी। तो मीणा के विद्रोह को दमन करने के लिए ये जो सैनिक छावनी की स्थापना की गई थी वो देवली में की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन देवली में। नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर का जो संबंध है वो कहाँ से था। तो ये आपके बूंदी वाला जो डाबी कांड हुआ था उससे संबंधित है ये। ठीक है, बूंदी वाला डाबी कांड। ये तासिमो कांड, ये इसका संबंध किस जिले से, आप बताना कमेंट करके। तासिमो कांड किस जिले से संबंधित है। इसके 2 जो प्रसिद्ध व्यक्ति थे इनका नाम आपको कमेंट करके बताना। अगला प्रश्न है कि किसका संबंध है जो बूंदी प्रजामंडल से नहीं था। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बूंदी प्रजामंडल से नहीं था, देखो कांतिलाल थे, ऋषिदत्त मेहता भी थे और ये नित्यानंद भी थे। ये भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी यहाँ से नहीं संबंधित नहीं है। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी का जो संबंध है वो आपके बांसवाड़ा जिले से आता है। तो इसका जो आंसर है वो आपके ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सही आंसर आपके भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। ये कहाँ से है, तो ये बांसवाड़ा से हैं। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें राजस्थान के एकीकरण के जो सेकंड चरण हुआ था, द्वितीय चरण, उसमें कितनी रियासतों तथा ठिकानों का राजस्थान संघ में विलय हुआ था। तो इसमें देखो, इसमें पूछा है कि कितनी रियासतें और कितने ठिकाने इसमें शामिल हुए थे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपके, देखो इसमें आपके 9 तो रियासतें थी, 9 तो आपके रियासतें थी और 1 इसमें ठिकाना था। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन 10। अगला प्रश्न आपका, ये कुशलगढ़ जो शामिल हुआ था वो इसी के समय में शामिल हुआ था। नेक्स्ट है फिर आपके, किस चौहान शासक ने आबू के परमारों को पराजित करके चंद्रावती पर चौहान वंश का शासन स्थापित किया था।
तो आबू के परमारों को पराजित करके चंद्रावती पर चौहान शासन जो स्थापित किया था वो थे राव लुम्बा। कौन थे ये? राव लुम्बा। अगला प्रश्न है कि जिला कलेक्टर के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है यह जिला आपदा प्रबंधन समिति जो प्राधिकरण होता है उसका अध्यक्ष होता है, वह जिला महिला सहायता समिति का अध्यक्ष होता है, जिले के प्रमुख जनगणना अधिकारी के रूप में कार्य करता है, और राज्य में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थापना 2015 में हुई थी। ये 2015 गलत है, 2009 में हुई थी। तो अपना आंसर ये चौथा हो जाएगा। ठीक है, बाकी तीनों इसमें सही मिलते हैं। अच्छी तरह से कलर कर देते हैं इसको। ये 2009 है, 2015 नहीं है यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 2015। इसमें से आपको 3 बातें सीखनी है। एक तो ये कि जिला कलेक्टर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है, जिला महिला सहायता समिति इसको विशेष तौर पे देखना है, इसका अध्यक्ष होता है, और जिले का प्रमुख जनगणना अधिकारी के रूप में कार्य करता है। तो ये बातें आपको विशेष तौर पर इसमें देख लेनी है। अगला प्रश्न आपके 34 नंबर है, राजस्थान लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कृषि एवं संबंध गतिविधियों के लिए 25 लाख रुपए का ऋण पर कितना ब्याज अनुदान देय है? तो ब्याज बताना आपको इसमें। इसका आंसर हो जाएगा 25 लाख के ऋण पर 9% का ब्याज आपको देना पड़ेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, असुमेलित का चयन करना है। कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? मतलब जो अपने प्रतीक चिन्ह है उनको किस वर्ष में घोषित किया था ये आपको बताना है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे गोडावण की। तो राज्य पक्षी इनको है जो 1981 में मान्यता प्राप्त हो गई थी राज्य प्रतीक चिन्ह के रूप में। तो ये तो सही है, गोडावण तो 81 सही है, और चिंकारा गलत हो जाएगा। 82 में नहीं आया था, ये 81 में ही आया था। तो अपना आंसर ये हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। तो बाकी के सही दे रखे। इसका मतलब ये कि रोहिड़ा का फूल जो है 1983 में, और 1983 में ही आपके जो राज्य प्रतीक चिन्ह है खेजड़ी, इस खेजड़ी को भी मान्यता प्राप्त हो गई थी। 31 अक्टूबर की बात है और 1983 की ये बात है। ये देखो, इनको आप कैसे याद करोगे, बार बार कन्फ्यूजन हो जाओगे। तो मैंने तो इसको इस प्रकार से याद कर रखा है कि ये देखो 2 चीज़ें, एक तो खेजड़ी और रोहिड़ा, ये थोड़े चल नहीं सकते हैं, ये चल नहीं सकते हैं, और ये रोहिड़ा, ये गोडावण और ये चिंकारा ये थोड़े चल सकते हैं। तो ये थोड़े जल्दी पहुंच गए थे, 2 साल पहले पहुंच गए थे ये 1981 में ही मान्यता लेने के लिए, जबकि ये खेजड़ी और रोहिड़ा चल नहीं सकते। तो इनको वहाँ जाने में, मान्यता लेने में 2 साल का टाइम लग गया था। मैंने इसको इस प्रकार से याद कर रखा है। बाकी ऊँट को तो सभी को पता है, आपको जून 2014 में मान्यता मिली थी। सरकार आपके द्वार वाला जो चल रहा था उस समय इनको मान्यता दी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। असुमेलित में आपका चिंकारा, ये 82 गलत है। इसमें कितना है ये 1981 ही है। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें, रिको द्वारा कृषि आधारित उद्योग के विकास हेतु एग्रो फूड पार्क कहाँ स्थापित किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे कोटा में, एक आपके जोधपुर में, गंगानगर में, और ये अलवर में। ये 4 जिले हैं जहाँ पर जो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिको द्वारा कृषि आधारित एग्रो फूड पार्क की स्थापना यहाँ पे की जाएगी। अगला प्रश्न है आपके, सुमेलित करना है, खिलाड़ी और खेल से सुमेलित करना है। तो 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। खुशीराम, ये आपके बास्केटबॉल के खिलाड़ी है, इसको विशेष तौर पे पढ़ लेना। खुशीराम जी बास्केटबॉल से संबंधित है। और फिर आपके दूसरे नंबर पे आते हैं श्रीराम सिंह। श्रीराम सिंह, इनका संबंध आपके एथलेटिक्स से है। मगन सिंह राजवी, ये फुटबॉल के खिलाड़ी है। मगन सिंह राजवी ये फुटबॉलर हैं। तो इसका आंसर यहाँ से मिलान कर लेना है फुटबॉल से। और श्याम सुंदर राव ये वॉलीबॉल के खिलाड़ी है। इस प्रकार से आपको मिलान करते हुए इसका ऑप्शन नंबर 1 सही कर देना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये असुमेलित का चयन करना है। देखो, इस पेपर से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ये पेपर है जो बहुत ही शानदार बनाए गए हैं, क्योंकि इसमें फैक्ट बहुत से जो इंक्लूड किए गए हैं। एक तो रिवीजन भी हो जाएगा आपके, और आपकी जो कहीं जो नए फैक्ट भी मिलेंगे आपको इसमें, तो उनको आप एक्स्ट्रा ऐड कर देना अपने नोट्स में। देखते इसमें असुमेलित का आपको चयन करना है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र ये तबीजी अजमेर में स्थित है, लेकिन एक बार प्रश्न पूछा था, उसने इसको ऑप्शन में ही नहीं दिया था। तो ये डुमाड़ा में है ना, डुमाड़ा, थोड़ा याद कर लेना, ये डुमाड़ा में है। इसबगोल अनुसंधान केंद्र मंडोर जोधपुर में स्थित है। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र ये जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। ये चारा बीज उत्पादन फार्म ये सूरतगढ़ में नहीं है। ये चारा बीज उत्पादन रामसर
बकरी और चारा बीज उत्पादन ये आपके रामसर अजमेर में स्थित है। अपना ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें से असत्य कथन का चयन करना है। कौन सा असत्य है? मंडोर का प्राचीन नाम आपको मांडवीपुर देखने को मिलता है। मंडोर में 8वीं सदी का सूर्य की बैठी हुई पाषाण प्रतिमा मिली है। ओसिया प्रतिहार कालीन मंदिर का स्थापत्य और मूर्तिकला का प्रमुख केंद्र रहा है। और ओसिया में स्थित हरिहर मंदिर भगवत विष्णु एवं सूर्य का समेकित रूप है। तो 39 का जो ऑप्शन नंबर 4 है वो गलत हो जाएगा। ये भगवान विष्णु और सूर्य की जो समेकित मूर्ति मिलती हैं ये मिलती है आपको जालरापाटन के झालावाड़ में। तो इसका आंसर आपके चौथा हो जाएगा, बाकी इसमें सही है। ठीक है, अपना आंसर ये चौथा ऑप्शन है। आपका अगला प्रश्न ये 40 नंबर की, पुत्र के जन्म के अवसर पर माँ के लिए पीहर पक्ष के द्वारा किस रंग का पोमचा देने की परंपरा है? तो जब भी पुत्र जन्म होता है तो इसमें पीले रंग का पोमचा भेजा जाता है, जबकि ये गुलाबी रंग का जो पोमचा भेजा जाता है वो पुत्री के जन्म पर भेजा जाता है और ये पीहर पक्ष की ओर से लड़की को भेजा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पुत्री का गुलाबी है और पुत्र का क्या हो जाएगा? पीला पोमचा पुत्र का हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैसे एक पोमचा क्या होता है? एक रंगाई की शैली होती है, पीले रंग का होता है ये पुत्र के लिए और बाकी ये जो लुगड़ा के रूप में इसको कहा जाता है, पीला कहते हैं इसको। वैसे तीर्थ यात्रा कर कुशल घर लौट आने की खुशी बनाए जाने पर मांडने उनको क्या कहते हैं? तो वो जो मांडने होते हैं एक तो इनको पथवारी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पथवारी कहा जाता है। ये अधिकतर जो पहले गांव के बाहर हुआ करते थे ये पथवारी, जब जो अधिकतर पथवारी हम जो देखते हैं जब मौसर का अवसर होता है उस समय आपको पथवारी देखने को मिलती हैं। यानी कि मृत्यु के 12वां का जो कार्यक्रम होता है उस दिन पथवारी पूजन का जो चलता है, तो ये आपको वहाँ देखने को मिलते हैं। बाकी ये हरिद्वार तीर्थ कुशल यात्रा पूर्ण कर सकुशल लौटने के खुशी में बनाए जाने वाला मांडन है। वैसे जो हरिद्वार जाके आप वापस आते हैं तो वो पथवारी पर ही रुकते हैं, आप सभी को पता होगा। विशेष तौर पर जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए वो उन सभी को तो पथवारी के बारे में पता है। लेकिन क्या करें, अब तो बढ़ती हुई आबादी के कारण वो पहले तो ये गांव से बाहर थी, अब ये गांव के बीच में आ गई। कई बार आपने देखा होगा पथवारी अब आपको गांव के बीच में देखने को मिलती, क्योंकि आबादी का विस्तार इतना हो चुका है कि वो पथवारी पहले गांव से बाहर थी, अब वो गांव के अंदर बीच में आपको देखने को मिलती है। तो ये दोनों सही है, पथवारी भी सही है और पुष्कर पेड़ भी सही है। तो इसका आंसर आपके ऑप्शन नंबर ये 2 तीसरा हो जाएगा। ठीक है, पुष्कर पेड़ भी सही है और पथवारी भी सही है, दोनों सही आंसर हो जाएंगे इसमें। 41 का सी सही है। 42 नंबर उत्तर देखते हैं, प्रश्न देखते हैं। इसमें उपन्यास दे रखा है एक तरफ तो और एक तरफ उपन्यासकार दे रखा है। कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? मिनखरा खोज ये BL माली की रचना है। खुलती गांठा ये पारस अरोड़ा की रचना है और शामली खुलतो मार्ग ये नंद भारद्वाज की रचना है। लेकिन जो चौथा ऑप्शन आपके 42 में चौथा ऑप्शन कि मांझल रात ये जो है वो गोवर्धन सिंह शेखावत की रचना नहीं है। तो फिर ये जो मांझल रात है ये किसकी रचना है? तो ये जो रचना है वो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचना है। मांझल रात लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचना है। अमोलक बाता, मांझल रात ये सभी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत से संबंधित हैं, देवगढ़ ठिकाने से संबंधित हैं ये। 43 नंबर क्वेश्चन है कि बीली और वागड़ी भाषा को किसने स्वतंत्र भाषा माना है? तो बीली और वागड़ी को जो स्वतंत्र भाषा माना है वो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने माना है। सही आंसर हो जाएगा इसका तीसरा ऑप्शन, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने बीली अथवा वागड़ी को स्वतंत्र भाषा माना। इन्होंने वागड़ी को ही बीली भाषा की संज्ञा दी थी। ये LP जो टेसिटोरी है ये बीकानेर से संबंध रखते हैं, इनकी छतरी भी बनी हुई है वहाँ पे, और ये राजस्थानी साहित्य से अपना जो संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है ये हीरालाल माहेश्वरी भी संबंधित है राजस्थान से। नेक्स्ट है किस रचना में गिरी सुमेल तथा धर्मत के युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है? तो गिरी सुमेल और धर्मत के युद्ध का जो वर्णन देखने को मिलता है वो कर्णिदान के द्वारा रचित जो है आपका सूरज प्रकाश, इसकी रचना किसने की? कर्णिदान ने की थी। सूरज प्रकाश की जो रचना है वो कर्णिदान के द्वारा की गई थी। वहाँ पर इसका देखने को मिलता है गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका 5 जनवरी 1544 को। शेरशाह सूरी और मालदेव की जो सेनापति थे जेता और कुंपा, उनके बीच में ये युद्ध होता है और इस युद्ध में जेता और कुंपा जो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे और इतने ज़बरदस्त लड़े थे कि आज भी जो उस क्षेत्र में जो जेता और कुंपा का जो गुणगान किया जाता है। इसके अलावा पाली का जो जेतारण है वो जेतारण नाम जेता के नाम से ही पड़ा है। और ये इसी युद्ध में वो शेरशाह सूरी कहता है कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो ये बहुत अभी रीट के समय में भी बहुत ये उक्ति प्रचलित रही थी।
तो आप बस इसको याद रखिए, 5 जनवरी 1544 को इसका उत्तर। आप सभी ने 1544 तो रट रखा है, लेकिन एक बार परीक्षा में पूछा था कि गिर सुमेल का युद्ध कब हुआ था, उसमें ऑप्शन थे 2 जनवरी 1544, 3 जनवरी 1544, 4 जनवरी 1544 और 5 जनवरी 1544। अब बताते, तो 1544 तो उस समय सबने रट रखा था, लेकिन इसका डेट पूछ ली थी तो इसका डेट मानी जाती है 5 जनवरी 1544। तो इसको थोड़ा सा वहाँ जब हमें चीज़ें याद है, लेकिन जब वो थोड़ा सा आगे पूछ लेते हैं हमसे, तब हमको लगता है कि नहीं, थोड़ी तैयारी में कमी रह गई है। तो इसको आप देख लें, ये बाकी की रचना भी देख लेते हैं हम इसमें, कि ये डोला मरुरा जो दोहा है वो किसकी रचना है, ये कवि कलोल की रचना है, ये कवि कलोल की रचना है ये। और सगत रासो ये गिरधर आसिया की रचना है, गिरधर आसिया आसिया। और रणमल छंद, जो रणमल छंद है वो श्रीधर व्यास की रचना है, ये श्रीधर व्यास की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें 45 नंबर, दादूपंथियों के साहित्य में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखो सही सुमेलित में से आपको क्या है कि 4 में से 3 चीज़ें नहीं मिल रही है। और एक तो इसमें कि सर्वंगी ये रजबी जो है वो रजब जी का आपको इसमें साहित्य मिलता है। अध्यात्म बोध ये गरीबदास जी की रचना है। और संत गुण सागर सिद्धांत माधोदास की है। और चेतावनी योग संग्रह ये राघवदास से संबंधित नहीं है। इसका आंसर आपके 45 का चौथा हो जाएगा, चेतावनी संग्रह वाला। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट है भारतीय प्राचीन लिपिमाला के जो ग्रंथ है उसके लेखक कौन है, तो ये आपके ये सिरोही जिले के रोहिड़ा गांव के जन्म है पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ठीक है, ये इनका जो जन्म हुआ था वो रोहिड़ा गांव में हुआ था। और रोहिड़ा कहाँ पे है, ये आता है सिरोही में। ठीक है, रोहिड़ा को विशेष तौर पे याद कर लेना है। इसका कारण ये है कि रोहिड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प है। तो सिरोही जिले में रोहिड़ा गांव में जन्मे थे गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इनके द्वारा किताब लिखी गई थी भारतीय प्राचीन लिपिमाला। तो ये इसको याद कर लेना है। ये उपन्यासकार है शिवचंद बर्तिया, तो आधुनिक उपन्यासकार के रूप में इनको जाना जाता है। और श्यामल दास ये निजी सचिव के रूप में और यहाँ पे कार्य किया था सज्जन सिंह के समय में। वीर विनोद के रचयिता है। अच्छा, वीर विनोद के कितने भाग हैं ये आप कमेंट करना, इनकी कितनी किताबें हैं वीर विनोद की। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखो चरी नृत्य गुर्जर से संबंधित है, मावलिया कथोड़ी का है, हाथीमना बेलों का नृत्य है। ये चक्री मीणा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। चक्री कंजर जाति के द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। चौथा ऑप्शन इसमें, तीसरा ऑप्शन इसमें सही है, चक्री मीणा गलत है। ये चक्री कंजर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और बाकी चरी नृत्य जो है वो गुर्जर जाति की महिलाएं करती हैं। और किशनगढ़ की जो फल्कूबाई है, किशनगढ़ का फेमस है। और यहाँ की जो एक नृत्यांगना है फल्कूबाई, ये यहाँ की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है। हाथीमना जो है वो भील जनजाति से संबंधित है। इसके अलावा हमसीडो भी भील जनजाति का ही लोक नृत्य है। हमसीडो स्त्री पुरुष साथ में मिलकर जो गाते हैं। मालासेरी डूंगरी का संबंध बिल्कुल 100% क्वेश्चन बनेगा। भगवान देवनारायण की जो 1111वीं जो जयंती मनाई गई थी, राज्य सरकार ने इस पर जो अवकाश घोषित किया था देवनारायण जयंती पर। और देश के जो प्रधानमंत्री मोदी जी वो यहाँ पर आए थे। तो इससे संबंधित ये प्रश्न है जो आपके एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा, देवनारायण जी से संबंधित है। मालासेरी डूंगरी ये आपके ये भीलवाड़ा जिले में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके देवनारायण जी। असंगत युग्म का चयन करना है। तो एक तरफ संत दे रखे हैं, एक तरफ संप्रदाय दे रखा है। संत हरिदास जी ये निरंजनी संप्रदाय बिल्कुल सही है। आपको कई बार जो परीक्षा में निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है और उसमें आपको ऑप्शन में मिलेंगे निरंजन दास, तो वो गलत है। निरंजन दास नहीं है निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक, ये संत हरिदास जी हैं। गारा डिडवाना में इनकी जो प्रधान पीठ है। लालदास जी दादूपंथी, ये गलत हो जाएगा। लालदास जी दादूपंथी नहीं थे। लालदास जी जन्म से मेव मुसलमान थे और ये दोली दूब अलवर में जन्मे थे। और ये लालदासी संप्रदाय से संबंधित हैं। संत मावजी हैं और निष्कलकी संप्रदाय से अपना संबंध रखते हैं। और भगवान विष्णु का यह अवतार माना जाता है, कल के अवतार के रूप में इनको पूजा जाता है। जाम्बोजी ये विष्णु संप्रदाय से संबंधित है। और 20+9 इनके नियम है। एक राजस्थान के संस्थापक संप्रदाय ऐसा भी है जो 36 नियम रखता है। आप कमेंट करके बताना कि 36 नियम वाला जो संप्रदाय है वो कौन सा है। ये विष्णुई तो 20+9 है ना, 20+9 विष्णुई, तो ये तो विष्णुई है ना। आप 36 नियम वाला कमेंट करके बताना।
लंगा गायन शैली के प्रमुख वाद्य यंत्र कौन से हैं? तो लंगा गायन शैली के कामाचा भी बजाते हैं और सारंगी बजाते हैं। इसका मतलब अपना दोनों हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। किस चित्र शैली में पशु पक्षियों का विशेष महत्व प्राप्त हुआ है? तो ये बूंदी वाला है, पशु पक्षियों में बूंदी है। पिछवई अपने नाथ द्वारा की है और किशनगढ़ की है। किशनगढ़ की जो है वो बड़ी ठंडी वाला किशनगढ़ की है। और अलवर शैली में आपको याद कर लेना है नफीरी वादन। अलवर शैली में नफीरी वादन, नफीरी वादन अलवर शैली का है। जबकि शिकार और नारियों को शिकार करते हुए कोटा में दर्शाए गए हैं। पारदर्शी वेशभूषा नागौर शैली की विशेषता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, असंगत का चयन करना है। देखो असंगत में रानी जी की बावड़ी बूंदी में है। सरगासुली सवाई माधोपुर गलत हो जाएगा। सरगासुली अपने जयपुर में आता है। ईश्वर लाट जिसको हम कहते हैं, और ईश्वरी सिंह ने इसकी रचना, ये राजमहल के युद्ध के बाद में इसका निर्माण करवाया था। और बाद में ये इसी ईश्वरी सिंह जो इसी सरगासुली ईश्वर लाट से कूद कर जो आत्महत्या कर ली थी। जग मंदिर ये कोटा में भी है, ठीक है। और तालाब ऐसा ये धौलपुर में स्थित है। सही बात है। ये थोड़ा सा आपको लगा होगा ये जल मंदिर महल ये अपने पिछोला में पड़ रखा है, लेकिन ये कोटा में भी है, चंबल में है ना। तो इसको आप याद, चंबल में नहीं, ये एक विशेष महल बना हुआ है जग मंदिर महल कोटा में, तो इसको आप कोटा में भी याद करें। बवाई नट इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखो बवाई नाट्य के बीगा जी हैं, बागा जी अजमेर के एकड़ी के, और तुरा कलंगी शाल है तुकनगिर, माज ख्याल बगसूराम, हेला ख्याल ये दुलिया राना गलत है। शायर हेला है इसके। दुलिया राणा और नानू राम ये शेखावटी के जो कलाकार हैं, शेखावटी ख्याल के। तो ये अपना आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। ये भवाई नाट्य की जो नृत्यांगना है आप उसमें विशेष याद रखें, एक तो तारा शर्मा है, तारा शर्मा, और एक कृष्णा व्यास संगानी है। ये दोनों जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है। इसके अलावा इसमें आप बागाजी बार के अलावा जसमा ओडन शांता गांधी द्वारा रचित एक नाटक है जिसको हम जसमा ओडन के नाम से जानते हैं, वो भी भवाई शैली में ही देश विदेश में किया जाता है। तुरा कलंगी ये अपने मेवाड़ का प्रसिद्ध है। निम्बाहेड़ा, गोसुंडा, चित्तौड़, नीमच ये इनके आसपास के जो कलाकार इसमें प्रसिद्ध हैं। 54 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 अधिनियमित किया गया, तो ये भारतीय संसद के द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3 भारतीय संसद। एक मिनट इसको हाईलाइट कर लेते हैं, भारतीय संसद। तो सही आंसर है 54 का भारतीय संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आरटी 2009 के प्रावधान के अनुसार कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखो 55 में एक तो आपके धारा 14 प्रवेश के लिए आयु का सबूत, धारा 15 प्रवेश के लिए आप इनकार नहीं कर सकते, और धारा 18 अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति, ये गलत हो जाएगा। ये गलत है, आपका ऑप्शन नंबर 3 इसमें गलत दे रखा है। बाकी धारा 17 बहुत खतरा है आपके लिए, बच्चे को पीट नहीं सकते आप, शारीरिक रूप से दंड नहीं दे सकते, मानसिक रूप से उसको प्रताड़ित नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे शब्द भी बच्चे के लिए आप काम में नहीं ले सकते जिससे कि उसके मन को जो ठेस पहुँचे। तो ध्यान रखें, सरकारी शिक्षक बनने जा रहे तो धारा 17 का जो विशेष ध्यान रखा जाए। 56 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि आरटी अधिनियम 2009 की धारा 29 के अनुसार पाठ्यक्रम के संबंध में उल्लेखित दिशा निर्देश सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है आपके चौथा ऑप्शन है कि पाठ्यक्रम में स्थानीय तत्वों को शामिल किया जाए। बाकी इसमें तीनों सही है। ज्ञान, अंतःशक्ति, योग्यता का निर्माण हो, खोज, प्रकटीकरण, गतिविधि आधारित शिक्षण हो, बालकों का शारीरिक मानसिक विकास का अधिकतम अवसर उपलब्ध हो। तो अपना जो ऑप्शन नंबर 3 है 4 है वो गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके 57 नंबर है। आरटी नियमावली 2011 के नियम 6 के तहत प्रदान किए जाने वाले विशेष प्रशिक्षण के संबंध में सत्य कथन का आपको चयन करना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इस 57 का जो सही आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन है। विशेष प्रशिक्षण RSCRT द्वारा अनुमोदित आयु आधारित शिक्षण सामग्री पर आधारित होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही है। फिर आपका 58 नंबर क्वेश्चन है, आरटी अधिनियम 2009 के किस नियम के तहत RSCRT को शैक्षणिक प्राधिकारी घोषित किया है? तो ये किया गया आपके नियम 22 में, नियम 22 में मतलब धारा 22 में इसको किया गया है। नियम 22 में SDMC का जो सदस्य सचिव होता है वो कौन होता है? तो SDMC का जो सचिव होता है वो सदस्य सचिव प्रधानाध्यापक द्वारा नामित मुख्य शिक्षक होता है। इसका आंसर हो जाएगा प्रधानाध्यापक द्वारा नामित मुख्य शिक्षक। निष्ठा 4.0 का संबंध किससे है? तो निष्ठा 4.0 है वो आपके ECC, जो ECC की जो ट्रेनिंग है उससे संबंधित है ये,
अगला प्रश्न आपके, राजस्थान में आईसीटी की जो शुरुआत है, आईसीटी की शुरुआत वो आपके 2004-05 में हुई थी और इसमें एक कार्यक्रम शुरू हुआ था कल्प। इस कल्प के तहत इसका हुआ था। तो ये कल्प क्या है, तो ये हो जाएगा आपका कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम। चौथा ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम। 61 का हो जाएगा चौथा ऑप्शन। 62 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अभिशंसा अनुसार RSCRT उदयपुर द्वारा शुरू किए गए विद्या प्रवेश कार्यक्रम, ये विद्या प्रवेश कार्यक्रम की समयावधि कितनी है? तो विद्या प्रवेश कार्यक्रम की जो समयावधि है वो 3 महीने रखी गई है। इसका आंसर आपके फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 3 महीना। 63 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निजी विद्यालय में RT निःशुल्क प्रवेश पर भौतिक सत्यापन और फीस पुनर्भरण उत्तरदायित्व किसका होता है? तो ये होता है DEO का। किसका होता है ये? DEO का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा DEOH। अगला प्रश्न आपके हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय ग्राम पंचायत क्षेत्र में संचालित प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए मेंटर स्कूल और पंचायत क्षेत्र के लिए संसाधन केंद्र की भूमिका निभाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आदर्श विद्यालय। आदर्श विद्यालय। अगला प्रश्न है, इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना के संदर्भ में असत्य कथन का आपको चयन करना है। इसमें से कौन सा कथन है जो असत्य वो आपको बताना है? तो पहला ऑप्शन आपके इसमें कि इसमें निजी विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं के लिए फीस पुनर्भरण का कार्य किया जाएगा। तो ये तो सही बात है, ये तो असत्य हो ही नहीं सकता है। फीस पुनर्भरण का जो कार्यक्रम है वो किसके द्वारा किया जाएगा? तो इंदिरा महिला निधि शक्ति के द्वारा किया जाएगा। तो ये भी सही है। इसका मतलब न तो पहला गलत है, नहीं दूसरा गलत है। अपना ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं 66 नंबर, अगर कोई कंप्यूटर डाटाबेस सुविधा प्रदान करता है तो वह किस नाम से जाना जाता है? तो डाटाबेस सुविधा उपलब्ध करवा रहा है तो उसको हम डाटाबेस सर्वर के रूप में ही जानते हैं। संसाधित डेटा जाना जाता है तो उसको संसाधित डेटा को इंफॉर्मेशन सूचना के रूप में उसको जाना जाता है। नेक्स्ट है आपके, प्रथम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ उपलब्ध वेब ब्राउजर कौन सा था? तो वो था आपका एयरवाइज। क्या था ये? एयरवाइज। ये आपका प्रथम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ में उपलब्ध वेब ब्राउजर था। अगला प्रश्न है, इसमें आपको सुमेलित करना, मतलब कौन सा असुमेलित है वो आपको बताना है। इसमें से कौन सा असुमेलित है? देखो, प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब मशीनी भाषा ENIAC था, तो ये तो सही है इसमें 69 में। दूसरी पीढ़ी में आपके ट्रांजिस्टर आ गया था और फोर्ट्रेन और अल्टास था इसमें, ये भी सही है। तो फिर आपका ये तीसरा दे रखा है कि तृतीय पीढ़ी में मैग्नेटिक टेप और कोबोल स्टार 1000, ये आपका गलत हो जाएगा, मतलब ये अपना आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। चौथी पीढ़ी में आपका VLSI C++ और डेक 10 आया था, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 3 जो दे रखा वो असुमेलित है। 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है? तो 1 टेराबाइट जो होता है वो 1 टेराबाइट 1024 GB के बराबर होता है। 1 TB का मतलब क्या होता है? 1 TB बराबर 1024 ये गीगाबाइट हो जाएगा, GB हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 71 नंबर, शिक्षा मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है। शिक्षा मनोविज्ञान की यह प्रकृति किस इसे बनाती है? तो ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का शिक्षा क्षेत्र में अनुप्रयोग है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की ये जो प्रकृति है इसको अनुप्रयुक्त जो अप्लाइड साइंस के रूप में इसको बनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो जब भी आपका ये SCT आएगा, सोशल कल्चरल थ्योरी, तो इसमें आपको करना है लेव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट है आपका हल का जो प्रणाली व्यवहार सिद्धांत इसका सही सूत्र कौन सा है? तो हल का जो प्रणाली व्यवहार सिद्धांत इसका जो सही सूत्र है वो SOR हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसमें SOR। 74 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा है जो नैतिक विकास की अवस्था कोहलबर्ग के द्वारा प्रदत्त परंपरागत स्तर के अंतर्गत आती है? तो यह आएगी आपकी परंपरागत स्तर में 74 में, एक तो परस्पर, एक अनुरूप, अभिमुखता। 75 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सक्रिय अनुबंधन से संबंधित नहीं है? सक्रिय अनुबंधन से संबंधित कौन सा नहीं है? तो ये बांडुरा वाला हो जाएगा, अंतर्दृष्टि वाला, ये उससे संबंधित है। ये शेपिंग है, पुनर्मिलन है, विलोपन है। तो ये गेस्टाल्टवाद से संबंधित है, इनसाइट वाला गेस्टाल्टवाद। नेक्स्ट आपका 76 नंबर है वृद्धि। वृद्धि में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो वृद्धि में कैसे परिवर्तन होता है? गुणात्मक होता है या मात्रात्मक? तो वृद्धि में हमेशा मात्रात्मक परिवर्तन ही होता है।
क्वांटिटी भी होती हैं, क्वालिटी इसमें नहीं होती है, तो इसका मतलब ये वृद्धि होती है। तो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों हो तो तब उसको हम विकास के रूप में कहेंगे। स्प्रेंगर का जो व्यक्तित्व वर्गीकरण है उसमें आकलन किस उपागम के संबंधित है वो, तो ये है आपके प्रकार जो टाइप अप्रोच है उससे संबंधित है, स्प्रेंगर टाइप हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, एक बालक निम्नलिखित में से उचित शब्दों का उपयोग किस उम्र में उचित शब्दों का, उचित वाक्यों का, शब्दों का नहीं, उचित वाक्यों का उपयोग करना जो शुरू कर देता है, मतलब वो छोटे छोटे वाक्य बोलना शुरू कर देता है। तो 78 का जो सही आंसर आपकी तीसरा ऑप्शन है, 3 साल में। 3 साल का बच्चा जो छोटे छोटे वाक्य बनाना शुरू कर देता है, जैसे मुझे खाना खाना है, मुझे पानी पीना है, इस प्रकार के छोटे छोटे जो वाक्य हैं वो उसमें शुरू कर देता है। तो इसका आंसर आपके 3 वर्ष हो जाएगा। अच्छा, इसको तो आप उस अच्छी प्रकार के समझ सकते हैं जब आपके आसपास के जो बच्चों को देखते हैं, आप छोटे बच्चे होते हैं उनको आप अच्छी प्रकार से देख के इसका उत्तर थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं कि 4 साल तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 5 साल और 6 साल तो और ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसका आंसर फिर 3 साल कर देंगे। बुद्धि लब्धि जो पद हैं वो किसके द्वारा प्रतिस्थापित है, तो ये IQ जो दिया गया था टर्म, इसका इंट्रोडक्शन किसने करवाया था सबसे पहले, तो ये करवाया था आपके टर्मन ने। किसने करवाया था? टर्मन ने। 18 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा व्यक्तिगत अंतर नहीं है जो संभवतः अधिगम को प्रभावित करता है। तो इसमें आपका शरीर का द्रव्यमान जो ऐसा है, जो बॉडी मास जो है व्यक्ति का, वो व्यक्तिगत अंतर नहीं है जो कि अधिगम को प्रभावित करता है। एक दुबला पतला व्यक्ति भी सीख सकता है और एक मोटा व्यक्ति भी सीख सकता है, अधिगम को वो प्रभावित इतना नहीं करता है। फिर आपके 81 नंबर क्वेश्चन है। 81 क्वेश्चन है कि श्यामपुरा और भाटनारे वो किस जेल से निकाली गई है, तो ये आपके पिछोला जेल से, सॉरी जयसमंद जेल से निकाली गई। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन है जयसमंद जेल। अगला प्रश्न देखते हैं आपको, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात मांगली नदी पर है, तो मांगली नदी पर तो ये बूंदी में आता है, बिमला जलप्रपात, ये चूलिया जलप्रपात चंबल पे है, मैनाल पे ये। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र कौन घेरता है, तो सर्वाधिक वन क्षेत्र आपका उदयपुर, चित्तौड़, बारां और करौली जिले घेरते हैं। नेक्स्ट है, किस जनजाति के मुखिया को सहलोत कहा जाता है, तो गरासा जो जनजाति होती है उसके मुखिया को सहलोत कहते हैं। आप मिलान करेंगे वहां पे सहलोत को सहरिया से, गलत हो जाएगा, थोड़ा सा इसको ध्यान रखें। भील जनजाति के मुखिया को गमेती कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में शांति और अहिंसा निदेशालय द्वारा, ये राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जिसने शांति और अहिंसा का एक विभाग बनाया है, भारत में पहला राज्य है। राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण शिविर का आयोजन कहाँ करवाया गया था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो तिवरी जोधपुर में करवाया गया था। अगला प्रश्न है कि किस आयु वर्ग की बालिकाओं को सर्विक्स कैंसर, इसको हम वापस देख लेते हैं, सर्विकल कैंसर है ना, सर्विकल कैंसर का टीका फ्री में लगवाया जाएगा, तो वो आयु वर्ग आपको इसमें बताना है। तो 86 में आपको बताना है 9 से 14 वर्ष, 9 से 14 वर्ष 86 है ना। क्वेश्चन नंबर 86 आप सभी को पता होगा, 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने से संबंधित था। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को इसमें, ये वैसे 6 है, 6 से 14, 86वां संविधान संशोधन, ये 9 वर्ष से 14 वर्ष वाला है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखें। नेशनल टैक्सेशन अवार्ड 2022 में सबसे अधिक सुधारवादी राज्य एवं स्टेट GST वेट श्रेणी में राजस्थान को कौन सा अवार्ड मिला है, तो राजस्थान को इसमें जो अवार्ड मिला है वो गोल्ड अवार्ड मिला है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा राज्य के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की है। कितने रुपए दिए जाएंगे, तो इसमें 7.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। विशेष आपको याद करना है कि ये जो राजीव गांधी पहले खेल रत्न पुरस्कार है वो खेल रत्न होता था भारत सरकार का सबसे बड़ा खेल रत्न, अब उसका नाम कर दिया था मेजर ध्यानचंद के नाम से, तब उसको अब राजस्थान सरकार इसको वापस शुरू कर रही है, उसका नाम है वापस राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और इसमें 7.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री तो टीकाराम जी पालीवाल है, दौसा से आते हैं ये, टीकाराम पालीवाल। हीरालाल देवपुरा सबसे कम समय में मुख्यमंत्री रहे थे। जयनारायण व्यास मनोनीत भी हैं, ठीक है, निर्वाचित भी हैं। हीरालाल शास्त्री पहले मनोनीत मुख्यमंत्री हैं, हीरालाल शास्त्री पहले मनोनीत मुख्यमंत्री। जोबनेर ये जयपुर से आते हैं। अगला प्रश्न है, अच्छा सर्वाधिक कार्यकाल कौन से मुख्यमंत्री का रहा था, आप बताना कमेंट करके देखें, किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे ज़्यादा रहा था, यानी कि उन्होंने सबसे ज़्यादा बार शपथ भी उन्होंने ही ली थी। नेक्स्ट आपके 90 नंबर क्वेश्चन है, आपको इसमें से असत्य कथन का चयन करना है। तो 90 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि सिरोही में स्थित वसंतगढ़ का प्राचीन नाम वटपुर मिलता है,
तो ये आपको याद कर लेना है कि बसंतगढ़ का प्राचीन नाम वटपुरी मिलता है। सिरोही का प्राचीन नाम शरणवाही था। सिरोही का जो प्राचीन नाम है वो क्या था? शरणवाही था। शरणवाही ये सिरोही का प्राचीन नाम है। ऐतिहासिक नाम है सिरोही का ये। क्षेमकारी देवी का मंदिर वहाँ पे बसंतगढ़ में बना हुआ है, ये बिल्कुल सही बात है ये। और राणा सांगा ने बसंतगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, ये गलत हो जाएगा। राणा कुंभा ने जो बसंतगढ़, जिसको हम बसंती दुर्ग या बासंती दुर्ग भी कहते हैं, ये राणा कुंभा ने करवाया था, ये यहाँ पे आंसर गलत है। तो अपना आंसर ये सी ही हो जाएगा। प्राचीन ब्रह्मा मंदिर भी स्थित है सिरोही में, यहाँ पे बसंतगढ़ में एक प्राचीन ब्रह्मा मंदिर भी स्थित है। नेक्स्ट है PCPNDT एक्ट, जो लिंग निर्धारण वाला जो होता है ना, सोनोग्राफी वाला, वो वाला जो इसमें दे रखा है कि प्रभावी बनाते हुए कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए कौन सा पोर्टल इसमें चलाया जा रहा है। तो इसमें आपको पोर्टल का नाम इसमें बताएं तो 91 में इम्पैक्ट पोर्टल है ये, जो कि PCPNDT के द्वारा बनाया जा रहा है कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए। नेक्स्ट है इसमें से असुमेलित का चयन करना है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन ये कोटा का है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी है, कॉपर लिमिटेड खेतड़ी है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT ये कारखाना आपका चेकोस्लोवाकिया की मदद से, HMT का जो कारखाना है वो जो कहाँ पे है, ये अजमेर में है। तो कहाँ पे आएगा, ये अजमेर आएगा। ठीक है, ये चेकोस्लोवाकिया, ये HMT की गड़ियाँ जो आती है वो यहीं पे बनती है और ये उनका कारखाना है। अगला प्रश्न आपके, पानीपत की जो प्रथम लड़ाई है इसमें बाबर ने किसको हराया था। तो पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुई थी उसमें बाबर ने किसको हराया था, ये पूछा गया है। तो बाबर ने हराया था इब्राहिम लोदी को। इसका आंसर हो जाएगा आपके इब्राहिम लोदी को। और बाबर और सांगा के बीच में जो निर्णायक युद्ध हुआ था आप सभी को पता है, वो खानवा का युद्ध हुआ था। अंतिम युद्ध हुआ था बाबर और इसमें सांगा के बीच में, ये कब हुआ था खानवा का युद्ध, आप बताना कमेंट करके कि खानवा का युद्ध कब हुआ था। नेक्स्ट है राजस्थान के पुलिस प्रशासन का जो मुख्य है उसका पद नाम क्या है। तो पद नाम इसमें आपके पुलिस महानिदेशक, जिसको हम DGP कहते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP कहते हैं। अभी कौन है, ये उमेश मिश्रा है। DGP कौन है अभी, उमेश मिश्रा है। ये उमेश मिश्रा कितने नंबर के जो DGP हैं राजस्थान के, ये आप बताना कमेंट करके। अगला प्रश्न है असत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें आपके ज्वालामुखी से राख, जलवाष्प, गैसें, लावा, बम आदि पदार्थ उत्सर्जित होते हैं। हुनरू और जोग जलप्रपात पठारी क्षेत्र में है। यांगत से नदी चीन में बहती हैं और पृथ्वी की सतह से टूटकर घिस जाने के कारण निक्षेपण और नई सतह का निर्माण की प्रक्रिया अपर्दन होती है। तो ये कौन सा इसमें सत्य है, वो आपको असत्य वो बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका 4 है वो असत्य है। फिर आपका 96 नंबर क्वेश्चन है सुमेलित करना है संविधान सभा के सदस्य और संबंधित रियासत। देखो जय नारायण व्यास ये कहाँ से थे, जय नारायण व्यास जो थे वो संविधान सभा में सदस्य थे, वो आपके जोधपुर से थे। कहाँ से थे ये, जोधपुर से, ये हो जाएगा आपका जोधपुर। गोकुललाल असावा ये शाहपुरा के थे, हीरालाल शास्त्री ये जयपुर से और बलवंत सिंह मेहता आपके उदयपुर से थे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा 3 4 1 2। अगला प्रश्न है आपके इसमें 97 नंबर है 2021-22 में प्रचलित कीमतों पर राजस्थान की GSDP कितनी है, GSDP बताएं तो ये हो जाएगी आपकी 97 का सही आंसर है बी ऑप्शन है 11.96 लाख करोड़, लगभग 12 लाख करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है कि कौन से गांव का जो संबंध है वो संत हरिदास जी से है। तो संत हरिदास जी का जो संबंध है वो आता है आपके कापड़ोद से। कहाँ से आता है ये, कापड़ोद से। धौलीधूप वाले ये लालदास जी हैं। हरनावा वाले सभी जानते हैं, रानाबाई, राजस्थान की दूसरी मीरा के रूप में उसको जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमेल है, चंपाकली है, सरी है, ये किसके आभूषण है। तो ये गले और वक्स पर पहनने वाले आभूषण है, नेक और चेस्ट के आभूषण है, हमेल, चंपाकली और सरी। नाहरगढ़ दुर्ग में अपनी पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल का निर्माण ये सवाई माधो सिंह ने करवाया था। इसका आंसर हो जाएगा सवाई माधो सिंह। शिला माता के जो मंदिर का निर्माण है वो भी सवाई माधो सिंह ने ही करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 नंबर है चीनी यात्री युवांग चांग जिसको हम हैंग सांग कहते हैं, उसने किसकी यात्रा की थी, यानी कि इसकी यात्रा वृत्तांत में किस स्थल का उल्लेख मिलता है। तो उल्लेख मिलता है आपके बेराट का। किसका मिलता है इसमें, बेराट का। अगला प्रश्न है किस चौहान शासक ने तोमरों को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। तो ये हो जाएगा आपका बिसलदेव विग्रहराज चतुर्थ।
ठीक है, इसका सही आंसर है विग्रहराज चतुर्थ, जिसको दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है बिसल देव। इसको बिसल देव के नाम से भी जाना जाता है। और बिसल देव राजसो जो है वो इन्हीं की ये कथा पर आधारित है। उसकी जो प्रथम जो मुख्य महिला पात्र हैं उसको राजमती के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 103 नंबर, जयपुर रियासत में आज़ाद मोर्चा का गठन किसने किया था? तो जयपुर रियासत में आज़ाद मोर्चा का जो गठन किया गया था वो बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया था। सही आंसर हो जाएगा इसमें बाबा हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है, अच्छा एक प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करेंगे कि हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच में जो एक समझौता होता है उस समझौता को क्या कहा जाता है, उस एग्रीमेंट को क्या कहा जाता है? ठीक है, उस समझौते का नाम आपको कमेंट करके बताना है। 104 नंबर है, यदि किसी निजी विद्यालय में कुल 5 प्रवेश किए जाने हैं तो उनमें रोस्टर के अनुसार आरटी की जो निःशुल्क प्रवेश है वो कितने होंगे? तो कितने होंगे? वो फिर 2 हो जाएंगे। कितने होंगे? 2। सही आंसर 104 का 2 हो जाएगा, इसमें से फर्स्ट ऑप्शन है 2। अगला प्रश्न आपके, एसएमसी की कार्यकारिणी समिति की बैठक आहूत करने की सूचना है वो कौन जारी करता है? तो एसएमसी की जो कार्यकारिणी बैठक आहूत करने की जो सूचना है वो आपका जो सदस्य सचिव होता है वो जारी करता है। सही आंसर हो जाएगा इसमें सदस्य सचिव। अच्छा, एसएमसी की जो बैठक है वो किस दिन होती है बताना, देखिए कमेंट करके, उसकी कौन सी तिथि है जो निर्धारित की गई है। मिशन बुनियाद कार्यक्रम के संबंध में आपको असत्य कथन बताना है। तो यह कार्यक्रम वर्ष 2021 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 8 जिलों में प्रारंभ किया गया था। ये 8 जिले गलत है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। और 2022 में इसको पूरे राजस्थान में शुरू कर दिया था, ये सही है। इसमें अगला है फिर इसमें, इसका उद्देश्य जेंडर गैप को कम करना, विद्यार्थियों को सीखने की क्षमता को बढ़ाना, पर्सनलाइज्ड अडेप्टिव लर्निंग कार्यक्रम है ये, तो ये सभी इसमें सही है। ये वाला गलत हो जाएगा 8 जिलों वाला, ठीक है। अगला प्रश्न आपके इसमें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किसकी अनुशंसा नहीं की गई है? इनमें से किसकी अनुशंसा नहीं की गई है? तो देखो, स्कूल कॉम्प्लेक्स की है, स्पेशल एजुकेशन जोन की है, स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन और प्रत्यायन फ्रेमवर्क की है, लेकिन ये जो एजुकेशन थ्रस्ट वाला है वो उसमें शामिल नहीं है। एजुकेशन थ्रस्ट सेक्टर ये इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न आपके आरटी 2011 की जो नियमावली है, राजस्थान आरटी नियमावली 2011, इसके तहत राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय का आकलन किया जाता है। तो व्यय का आकलन किस प्रकार किया जाएगा? तो सभी सरकारी विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा पर आवर्ती खर्च बटे इन विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा में नामांकित बालकों की संख्या, यानी कि आवर्ती खर्च बटे बालकों की संख्या पर इसको बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है कि आरटी 2009 क्रियान्वयन हेतु आवश्यक पूंजी और आवर्ती खर्च का आकलन कौन करता है? तो ये करते हैं केंद्र सरकार। ये किसका कार्य है? सेंट्रल गवर्नमेंट का कार्य है। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत संचालित गतिविधि इनमें से कौन सी नहीं है? तो इसमें से जो देखो, विज्ञान और गणित विज्ञान क्लबों का गठन है, राज्य के बाहरी एक्सपोजर विजिट है, पुस्तक मेलों का आयोजन है, लेकिन व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना इसका आयोजन संचालित नहीं होता है। नेक्स्ट है अवतल दर्पण का उपयोग नहीं होता है। इनमें से किस में अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है? तो शेविंग दर्पण में होता है, सौर बत्तियों में होता है, गाड़ी की हेडलाइट में होता है, लेकिन जो चौथा ऑप्शन जो दे रखा है कि मोटर कार के पार्श्व दर्पण में, यानी कि जो साइड ग्लास होता है अपनी गाड़ी का, उसमें ये अवतल दर्पण काम में नहीं आता है। वहां पर कौन सा काम में आता है? वहां पर तो उत्तल दर्पण काम में आता है। और आजकल एटीएम में जब आप जाते हैं तो एटीएम के सामने भी एक छोटा सा दर्पण लगा होता है, वो भी उत्तल दर्पण ही होता है। सुरक्षा की दृष्टि से उसको लगाया जाता है ताकि पीछे वाले का जो आपको चेहरा साफ दिखाई दे कि कौन आपके पीछे खड़ा है, ऐसे। तो ये उत्तल दर्पण होता है एटीएम में भी। और एक और आपका जो दंत चिकित्सक होते हैं वो भी इसी दर्पण को काम में लेते हैं, अवतल दर्पण को। इसके साथ में, इन 3 के साथ में एक और याद कर लेना, दंत चिकित्सक वाला, दंत चिकित्सक। और गाड़ी की हेडलाइट में तो वैसे ये होता ही है। 112 नंबर क्वेश्चन है, डी ड्यू ने किसकी खोज की थी? डी ड्यू ने इनमें से किसकी खोज की थी? तो डी ड्यू ने खोज की थी आपके लाइसोसोम की। लाइसोसोम जिसको सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है, आत्मघाती थैली के रूप में इसको जाना जाता है। कोशिका का शक्ति ग्रह किसको कहते हैं? कोशिका का शक्ति ग्रह, पावर हाउस किसको कहते हैं? आप कमेंट करके बताना, कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में फार्मिक एसिड पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन।
और अगला प्रश्न है आपके इसमें कि कौन सा असुमिलित है। तो हाइड्रा में जो होता है वो मुकुलन, अमीबा में द्विविखंडन, प्लाज्मोडियम में बहुविभाजन और राइजोपस में ये पुनरुत्पन्न द्वारा नहीं होता। 114 का जो सही आंसर है वो चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी के संदर्भ में आपको कौन सा अनुप्रयोग असत्य वो बताना है। क्रोमेटोग्राफी वर्णलेखी के रूप में इसको जानते हैं, वर्णलेखी। तो डाई के रंगों को पृथक करने में, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में, समुद्री जल से नमक प्राप्त करने में, रक्त से नशीले पदार्थ ड्रग्स को पृथक्करण करने में। तो ये ए, बी और डी सही है। इसका जो सी वाला ऑप्शन है 115 में वो गलत है। तीसरा ऑप्शन इसमें असुमिलित है, मतलब ये इसमें जो समुद्र से जल से नमक प्राप्त करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का उपयोग नहीं किया जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है ये 116 नंबर। 116 नंबर ये है कि एक गोले का व्यास दे रखा है और एक पानी की टंकी में से 3000 गोले पूर्ण रूप से भरकर पानी बाहर निकाला जाता है। तो बाहर निकालने वाले पानी का आपको आयतन ज्ञात करना है। तो ये भी इसमें किसमें पूछा था क्वेश्चन, सीटी में पूछा था क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। तो इसमें क्या करना है कि इसमें ये व्यास दे रखा है, इसका आर ज्ञात करेंगे पहले। आर तो आर आ जाएगा इसमें 0.7/2, 0.7/2। फिर इसमें आपको बेलन के आयतन का सूत्र लगा के ज्ञात करेंगे तो इसमें 439 इसका आंसर आ जाएगा। तो देखो इसमें क्या करना है कि आपको गोले का आयतन ज्ञात करना है। तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर का मान कितना लिखेंगे, 0.7/2 लिखेंगे आर का मान। पाई का मान 22/7 लिखेंगे। आर को हम 3 बार लिखेंगे तो ये 7/2, 7/2, 7/2। इसका ये पॉइंट हटाएंगे तो 3 जीरो नीचे जाएंगे और 3 ये 3000 से ये 3000 कट जाएंगे। इस वाले 7 से ये वाले 7 कट जाएंगे। 2 दूनी 4 से ये 4 कट जाएंगे। फिर 2 के पार्ट से ये 22 11 बार कटेंगे। संख्या बचेगी हमारे पास में 11 × 2 × 7। तो 11 × 7 × 7 इसको जब हम गुणा करेंगे तो 7 7 49 आएगा और 49 को जब हम 11 से गुणा करेंगे तो ये 539 इसका उत्तर आएगा। और इसका जो उत्तर है वो आपके ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2। ये क्वेश्चन भी जस्ट सीटी में पूछा था और ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था। एक वर्ग की लंबाई में 1% की गलती है तो उस वर्ग के क्षेत्रफल में गलती का लगभग कितना प्रतिशत होगा। तो ये भी सेम इक्वेशन आपके, और इसका आंसर हो जाएगा आपके 2%। एक धनराशि 12 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में वह राशि आपके 3 गुनी हो जाएगी। 12 साल में 2 गुनी होती हैं तो 3 गुनी कितने सालों में हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 24 वर्षों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा, ये तीनों ही क्वेश्चन आपके 18, 17 और 15, ठीक है, ये 16, 17 और 18, ये तीनों ही क्वेश्चन अभी सीईटी के एग्जाम में पूछा गया था, सेम क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपके ये है 119 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है कि पूर्ण संख्याओं के योग गुणन दोनों संख्याओं के साथ चेहरे पर लागू होते, सही बात है। पूर्ण संख्याओं के गुणन के लिए शून्य तत्समक अवयव होता है, ये गलत हो जाएगा। शून्य नहीं होता है, वो होता है 1, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 1 तत्समक अवयव होता है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। बाकी पूर्ण संख्याओं में योग नियम संख्या क्रम विनिमय लागू होता है। पूर्ण संख्याओं में योग और गुणन पर वितरण नियम भी लागू होता है, ये भी सही है। फिर आपका इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है। 120 नंबर देख लेते हैं। ए बी अनुपात समांतर है सी डी के, सी डी और समांतर है ई एफ के। तो आपको बताने कि ये वाई जेड का मान दे रखा है 3:7, तो एक्स का मान कितना होगा। वाई जेड का दे रखा है तो देखो इसमें वाई जेड का अनुपात दे रखा है, तो ये अगर वाई है इधर, तो ये अगर इधर वाई है तो ये भी वाई ही होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो इसके अंतराभिमुख कोण जो है उनकी जोड़ 180 डिग्री के बराबर होती है। तो कोण वाई प्लस कोण जेड, इसकी योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे। इसमें हम मान लेते हैं पी, इसके साथ में पी मान लेते हैं। तो यह क्योंकि एक्स मान लेंगे तो एक्स का उत्तर डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे, इसको हम पी मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3p प्लस 7p, ये हो जाएगा 3p प्लस 7p बराबर 180 है। तो ये हो जाएगा 10p। 3 और 7 कितने होते हैं, 10 ही होते हैं। 10p हो जाएगा बराबर 180। अब हमको p का मान ज्ञात करना है, तो ये 10 का भाग दे दो 180 में। तो p का मान कितना आया, ये p का मान आ गया हमारे पास में 18 डिग्री। तो x और y का मान ज्ञात कर लेते पहले y का मान ज्ञात कर लो। तो y का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये p का मान 18 रखेंगे। तो y का मान ज्ञात करने के लिए 3 × 18 करेंगे।
3 इंटू 18, 18 54 हो जाएगा। ये तो y का मान आया, क्योंकि ये वाला जो कोण है वो ये मान कितना है 54 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे 180 में से इस 54 को घटा लेंगे। तो 180 में से 54 को घटा लो तो 10 में से 4 गए तो 6 और यहाँ 7 बचेंगे, 7 में से 5 गए तो 2। तो इसका उत्तर 126 डिग्री आ जाएगा। 126 आपके ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मोरिसन की इकाई का कौन सा पद नहीं है, इनमें से कौन सा मोरिसन की जो इकाई योजना है, यूनिट प्लान है, उसमें मोरिसन का जो पद कौन सा इसमें नहीं होता है। तो इसमें आपका प्रस्तावना नहीं होती है, प्रस्तावना तो इसमें होती है हर्बर्ट वाले में पंचपदी योजना में। प्रयोगशाला विधि का दोष है, तो प्रयोगशाला विधि का दोष अधिगम अस्थायी होता है, अधिगम अस्थायी होता है, श्रम का महत्व देता है, सहयोग की भावना विकसित नहीं होती है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रयोगशाला विधि का दोष इसमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग आपको बताना है। तो रोचक बनाने में, एक से अधिक इंद्रियों को सक्रिय करने में, शिक्षण कौशलों को विकसित करने में, उपरोक्त सभी। तो इसका जो उत्तर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। सामाजिक अध्ययन शिक्षक अध्यापन के दौरान बच्चों को नागौर जिले की सीमा बनाने वाले जिलों के बारे में बता रहा है। इसके लिए सबसे प्रभावी सहायक सामग्री क्या होगी। तो आपको पता है कि अगर आप नागौर जिले की सीमाओं के बारे में बता रहे हैं तो मानचित्र से अच्छा और क्या हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मानचित्र। अच्छा, इसमें ग्लोब क्यों नहीं होगा। तो आपको पता है कि ग्लोब पूरे विश्व का होता है, तो विश्व में फिर अपना नागौर तो बिल्कुल एक बिंदु के रूप में होगा, तो वहां पे बताना संभव नहीं है। तो इसमें मानचित्र ही सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। सक्रिय छात्र सक्रिय भूमिका निभाते हुए आपस में चर्चा करते हुए निष्कर्ष निकाले। तो शिक्षक सुविधा प्रदाता की भूमिका में हो या किस उपागम की विशेषता है। तो ये निर्मितवाद में जो होता है इसमें शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में होता है, फैसिलिटेटर के रूप में होता है। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, विश्लेषण विधि से शिक्षण अधिगम प्रदान करना निम्नलिखित में से किस सिद्धांत शिक्षण सिद्धांत के अनुरूप है। तो ये हो जाएगा आपका कोहलर के अनुसार। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कोहलर। सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक भौतिक सामाजिक संबंधों अंत संबंधों का अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी थी। तो ये दी थी जेम्स हेमिंग ने। नेक्स्ट है आपका 128 नंबर। 128 नंबर क्वेश्चन है कि मूल्यांकन के सोपानों का सही क्रम आपको बताना है। तो 128 का सही क्रम हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2, 2, 3, 1, 4। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें उद्देश्यों का चयन करेंगे, फिर मूल्यांकन विधियों का चयन करेंगे, फिर आपके परिस्थितियों की पहचान करेंगे और उसके बाद में जो मूल्यांकन प्रविधियों का निर्माण करेंगे और सबसे अंत में आएगा आपके प्रमाणों की व्याख्या करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही आंसर है। शिक्षा के सुधार में विभिन्न आयोगों की सिफारिश में आंतरिक जांचों की संख्या बढ़ाने की सिफारिश की गई है। तो क्योंकि आंतरिक जांच जो होती हैं वो क्या करती हैं, आंतरिक जांच सभी पक्षों का मूल्यांकन करती हैं। तीसरा ऑप्शन इसमें सही आंसर होगा। उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत होती है, तो मंद बुद्धि के बच्चों के लिए, पिछले बच्चों के लिए, सामान्य बच्चों के लिए। तो इसका सही आंसर है सभी के लिए। अच्छा, उपचारात्मक शिक्षण से पहले कौन सा परीक्षण किया जाता है, यह आप कमेंट करके बताना कि उपचारात्मक शिक्षण से पहले कौन सा परीक्षण किया जाता है। बताना देखिए कमेंट करके इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक अनुमान की संभावना किस प्रकार के प्रश्नों में रहती है। तो ये रहते हैं आपके अल्टरनेट वाले में, एकांतर रिस्पॉन्स, एकांतर अनुक्रिया में। बाकी इनमें जो कोई संभावना अनुमान लगाने की संभावना नहीं होती। एकांतर अनुक्रिया का मतलब वो ऑब्जेक्ट ये रिक्त स्थान की पूर्ति वाले दो ही ऑप्शन होते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति वाले में, या तो या 50-50 हो जाती है। ठीक है, तो फिर इसमें आपका ये हो जाएगा एकांतर अनुक्रिया। निदानात्मक परीक्षणों का निर्माण विद्यार्थियों की अधिगम संबंधी जो कठिनाइयों को ज्ञात करने या निदान करने के लिए किया जाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। तो यह क्रो एंड क्रो के द्वारा दी गई है, कौवा है क्रो एंड क्रो के द्वारा। नेक्स्ट, अच्छा ये क्रो एंड क्रो ये एक व्यक्ति था या फिर दो व्यक्ति थे, बताना देखिए कमेंट करके। ये क्रो एंड क्रो एक ही व्यक्ति था या फिर ये दो व्यक्ति थे, कौन थे ये बताना देखिए। अगला प्रश्न 133 नंबर इंग्लिश का है। इसमें आपको वी हैव वार्नड यू, वी हैव वार्नड यू, इसमें आपको बताना है वी हैव वार्नड यू में इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा यू हैव बीन वार्नड। क्या आंसर आएगा इसका, यू हैव बीन वार्नड। अब ये क्या पूछा है मेरे को भी समझ में नहीं आया आपको, क्योंकि थोड़ी सी इंग्लिश का जो पेपर वो आप थोड़ा सा मेंटेन कर लेना इसको। नेक्स्ट है मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मैन के लिए कोई इसमें काम नहीं आएगा। अच्छा, एक शब्द है जैसे ऑनेस्ट,
HONEST ऑनेस्ट है, HOUR ऑनर है, और आवर है HONOUR ऑनर है। ठीक है, इनके आगे, इन शब्दों के आगे कौन सा आर्टिकल लगता है ए एंड द में से, आप कमेंट करके बताना। नेक्स्ट है आइदर ए कैट और ए डॉग, आइदर ए कैट और ए डॉग, ठीक है, हैज बीन हियर, इसका आंसर हो जाएगा हैज बीन। अब दोनों में हैज बीन दे रखा, आप पहला करो या दूसरा करो, कोई सा भी कर लेना, दोनों ही हैज बीन ही है। पहला ऑप्शन सही करो या फिर दूसरा सही करो, दोनों ही उत्तर इसके हैज बीन और हैज बीन, क्योंकि इन्होंने हैव बीन लिखना चाहते थे लेकिन क्या करें, हैज बीन ही लिख दिया दोनों का, तो इसका आंसर फिर पहला और दूसरा दोनों हो जाएगा। अगर आपने परीक्षा में पहला किया तो भी सही है, दूसरा किया तो भी सही है। 36 नंबर देखो, द बॉय टर्न ए डिफ ईयर टू द प्लीडिंग्स ऑफ ऑल हिज वेल विशर्स। तो इसका जो सही आंसर है मैं आपको बता देता हूँ, चौथा ऑप्शन है डिड नॉट प्ले एनी अटेंशन। नेक्स्ट, ए पर्सन हु अनेबल टू पे हिज डिबेट्स, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं इंसॉल्वेंट। क्या कहते हैं इसको, इंसॉल्वेंट। 137 नंबर है, इसमें आपको बताने की विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज, द्वितीय भाषा बताने का कौन सा इसमें से सिद्धांत नहीं है। गिव स्कोप फॉर इमिटेटिंग गुड लैंग्वेज, ये दोनों ही सेम ही है, दूसरा और तीसरा ऊपर वाली बात होगी वो, तो ये इंग्लिश वाला मामला देख लेना आप अपने हिसाब से। 139 नंबर है कि पिक द करेक्ट रेस्पॉन्स ऑफ टीचर टू स्टूडेंट एरर्स इन इन्फ्लुएंसी बेस्ड एक्टिविटी CLT। इसका जो सही आंसर वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अब क्या है आप देख लेना इसको, इंग्लिश का थोड़ा सा जल्दी चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि के बारे में कौन सा कथन गलत है वो आपको बताना है। 140 का सही आंसर बता देता हूँ मैं आपको, सेकंड ऑप्शन इसमें स्टूडेंट नीड टू लर्न हाउ टू आस्क क्वेश्चन एज वेल एज आंसर देम। नेक्स्ट आपका लार्जेस्ट स्कीम ऑफ एवोल्यूशन आउटलाइंड बाय द CBSE नेम्ड, तो उसमें आपके हो जाएगा CCE। क्या होगा इसमें, CCE कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, CCE। अब 42 नंबर क्वेश्चन है, 142 नंबर, कौन सा संधि विच्छेद गलत है, गलत बताना है। तो 142 में आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो कुश प्लस आसन है, कुश आसन हो जाएगा, कुश प्लस आसन। और मुनीश्वर का हो जाएगा मुनि प्लस ईश्वर। वर्ष ऋतु का हो जाएगा वर्ष प्लस ऋतु, ये वर्ष प्लस नहीं है, वर्ष गलत है, इसमें वर्षा प्लस ऋतु होगा। वीरोचित का वीर प्लस उचित सही है, तो तीसरा ऑप्शन अपना आंसर है, ये गलत है, ये अपना आंसर है। कौन से शब्द में संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, तो इसमें से संज्ञा से बना हुआ शब्द विशेषण नहीं है वो बताना है, तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा प्राथमिक, प्रथम प्लस इक, ये संज्ञा से बना हुआ नहीं है। बाकी लोक, धूम, फेनिल, फैन, ये सभी जो संज्ञा से निर्मित विशेषण है। अगला प्रश्न आपके इसमें कि शुद्ध शब्द का आपको चयन करना है। जिजीविषा, जिजीविषा जानने की इच्छा जो होती है वो जिजीविषा होती है, चौथा ऑप्शन इसमें सही है। दो जीजी इसमें पहला जी छोटा है, दूसरा जी बड़ा है, फिर वी छोटा और शाह है जो षटकोण वाला है। तो जिजीविषा का थोड़ा सा ध्यान रखें, पहले जीजा छोटी है, दूसरी जीजा बड़ी है, और फिर वी इसमें छोटा है। तत्पुरुष समास कौन सा नहीं है, तो इसमें 145 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, विषधर, विष को धारण करने वाले भगवान शिव, है ना। कानी के ब्याह में कौतुक ही कौतुक, इसमें लोकोक्ति का आपको सही अर्थ बताना है। इसका आंसर हो जाएगा किसी दोष से युक्त होने पर कठिनाइयाँ आती ही रहती हैं। 147 से रचना शिक्षण की कौन सी विधि नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, भाषा संसार की जो रचना शिक्षण की विधि नहीं है, प्रवचन है, निर्देशन है, प्रश्नोत्तर है। नेक्स्ट आपका प्राथमिक अवस्था में बालक भाषा सीखता है, तो प्राथमिक अवस्था में बालक जो भाषा सीखता है वो श्रवण करता है, निरीक्षण करता है, फिर अनुकरण करता है। 149 नंबर है कि इनमें से कौन सा अनौपचारिक आकलन की विशेषता नहीं दर्शाता है, तो इसमें से 149 का जो सही आंसर है वो चौथा ऑप्शन है, विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कर अंक और ग्रेडिंग प्रदान करना, ये अनौपचारिक आकलन की विशेषता नहीं है। अंतिम क्वेश्चन है, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, और इसी प्रकार के और पेपर देखने के लिए मैं आपको यहाँ पे
कलाम अकेडमी की ओर से करवाए गए सभी पेपर का वापस सॉल्यूशन करवाऊंगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ में शेयर जरूर कर देना, और एक चैनल को लाइक करके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यही अंतिम रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। 150 अंतिम क्वेश्चन है, कैसा लगा ये वीडियो? इसी प्रकार के सॉल्यूशन आप और चाहते हैं तो आप कमेंट कर देना, और फिर भी मैं आपको ये वीडियो सॉल्यूशन आपके करवाता रहूँगा, चाहे आप कमेंट करेंगे या नहीं करेंगे। तो इससे बेहतर है कि आप एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। 150 का आपके पहला ऑप्शन हो जाएगा, गद्य या पद्य पाठ पढ़ाते समय सस्वर वाचन के माध्यम से उच्चारण शिक्षण किस उपागम के अंतर्गत आता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके भाषा संसर्ग उपागम। 150 में फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, पहला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही उत्तर है। तो ये था आपका कलाम अकेडमी सीकर की ओर से करवाया गया, कलाम अकेडमी सीकर की ओर से जो पेपर करवाया गया था। ठीक है, ये फाइनल टेस्ट है, फाइनल टेस्ट था 03, उसकी हमने आंसर की देखी। ठीक है, कैसा लगा ये वीडियो? आशा करता हूँ कि थोड़ा बहुत आपको फ़ायदा मिला होगा, और इसी प्रकार के और फायदे के लिए आप थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को ये वीडियो को थोड़ा शेयर करके लाइक भी करेंगे। ठीक है, जो प्रश्न मैंने आपको बीच में पूछे हैं तो उनके उत्तर देने की कोशिश भी की होगी आपने, नहीं की तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको जानने की इच्छा नहीं है तो आप प्रश्न को के उत्तर वो कमेंट नहीं करते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जो काम बता रखा वो आप करेंगे, फिर उसके बाद में आप मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, PDF आपको वहाँ पे अवेलेबल करवा दी जाएगी।